नमस्कार, आप सबका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। आनंद वर्धन जी के साथ हम हर हफ्ते बात करते हैं। थैंक यू सो मच आनंद, आप जुड़े। मैं शुरू करूंगा कुंभ के बारे में, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा दूर हैं उससे, और हम सिर्फ जो कुछ हमें सोशल मीडिया पर दिखता है वो ही पता है, क्योंकि अखबार वगैरह तो इसको कवर नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे हमारे आसपास करीब 200 लोगों की कॉलोनी है। उसमें से 6 लोग केवल कुंभ गए हैं, यहाँ से हैदराबाद से, और शायद यही फिगर ऑल ओवर हैदराबाद भी होगा। कोई ऐसा यहाँ पे हलचल नहीं है कि सब कुंभ भाग रहे हैं। और ये 6 लोग जब आए थे, वापस जिनसे बात की, तो एक तो खैर जो उनका रिलीजियस एस्पेक्ट तो था ही उसमें, लेकिन किसी ने कुंभ की बहुत ऐसी तारीफ नहीं की, और सबका ये था यार होके आ गए, अब देखो अब नहीं जाएंगे, आगे से नहीं जाएंगे। बहुत तकलीफ में ही रहे थे, गाड़ी कहीं खड़ी कर दी, लेडीज को पैदल चलना पड़ा। तो ये भी एक चीज थी कि पुट ऑफ से होके खैर आ गए थे। लेकिन फिर ये खबर आई जो ट्रेजेडी हुई थी, और उस पर कल भी ये बात राहुल गांधी ने भी उठाई थी उसमें पार्लियामेंट में। ये सरकार छुपा क्यों रही है? क्या हुआ था वहाँ? कितने लोगों की मृत्यु हुई? क्यों छुपाने में लगी है वो फिगर? शायद आज तक भी वो 30 लोग जो हैं उनका भी नहीं उन्होंने कुछ बताया है। ये मैं आपको कुछ इंटरनेशनल प्रेस की यहाँ पे न्यूज़ चल रही है, 30 किल्ड इन क्राउड कोई बोल रहा है। ये फर्स्ट पोस्ट पे पुअर प्लानिंग, मिसमैनेजमेंट एंड अ वीआईपी कल्चर की बात की जा रही है। और रॉयटर्स बोलता है डज़न्स वर किल्ड इन द कुंभ फेस्टिवल। तो एग्जैक्टली क्या हुआ? आप लोग शायद वहां ज्यादा पास हैं, तो शायद इस पर थोड़ा सा अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को आप बता पाएंगे। आनंद। मैं अजय, थैंक यू सो मच अजय। और कुंभ वाला एक ऐसा है कि मतलब हम सब लोग यूपी में जो रहते हैं और यूपी के बाहर भी, इट्स अ मैटर ऑफ आस्था। ये हम लोगों के थोड़ा फेथ की बात होती है। और हर बार कुंभ को, और खास करके बीजेपी हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसका माहौल बनाती है। और हर इस तरह के चीजों को वो इवेंट बना के वोट में तब्दील करने के चक्कर में रहती है। और मुझे लगता है कि वहां पे उसकी गलतियां होती हैं। और दे मतलब वो क्यों करते हैं वो तो ये पता है, ठीक है, वोट के लिए करते हैं, लेकिन उनको कुछ एक बैलेंसिंग इसमें करनी होगी। अ, इस कुंभ की बात मैं कह लूं कि देखिए ऐसा है कि जिस दिन ये हादसा हुआ 29 को, उससे पहले भी, अच्छा आपको ये भी दो दो तीन चीजें कह दूं। बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है, मीडिया में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। और कुंभ का टोटल बजट जो सरकारी आंकड़ों में है, मतलब ओनली फॉर कुंभ, वो 7,500 करोड़ रुपया है। 4,000 हेक्टेयर में, मतलब करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल कुंभ का टोटल एरिया है। उसमें 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ये मैं सिर्फ इस फिगर को इसलिए बता रहा हूं कि पूरे भारत की 32 लाख सम स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे भारत का 0.001% में आपने 7,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। पूरे भारत की पीएमजीएसवाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे कुल पिछले साल 14,500 करोड़ केवल खर्च हुए थे। मेरा कहना है कि 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे 4,500, 14,500, और यहाँ पे 7,500। मैं सिर्फ इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये पैसा इफरात है। तो जब इफरात पैसा आया है, तो अगर आपको एक याद हो, एक कमला हसन की पिक्चर आई थी, मैं भूल रहा हूं, जिसमें उसको टारगेट दिया गया था, कमला हसन या किसी और की, कि आपको इतना पैसा खर्च करना है, या नसरुद्दीन शाह थे उसमें, और दैट वाज द टारगेट। तो यहां पे भी टारगेट है 7,500 करोड़ खर्च करो। अब अगर आप 7,500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो ये सबके लिए विन विन है, क्योंकि कोई हिसाब रखना नहीं है। कुंभ तो 45 दिन का है, 50 दिन का है, उसके बाद कुंभ गया, गंगा मैया आ गई और सब कुछ मतलब बट्टे खाते में। तो एक तो लूट है। तो लेट मी स्टार्ट विद दैट कि ये प्रॉपर लूट है। तो जो छुपाने का कारण हो रहा है, वो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर वो कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, तो वो भी खुल जाएगा। तो इसलिए एक तो सब हश हश है। दूसरा, आ, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या थी, उस दिन आपको पहले से पता था कि आज मौनी अमावस्या है। वो कोई एक, इट नेवर केम एज अ सरप्राइज।
आपको पहले से पता था कि इस दिन इन अखाड़ों का स्नान होता है, ऐसे ऐसे होता है, एवरीथिंग वाज देयर। और आपको यह भी पता था कि कुंभ में स्टैम्पीड के चांसेस होते हैं। 2013 का कुंभ जो था वो उस समय आजम खान साहब अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री थे और वही इंचार्ज थे। अखिलेश यादव ने उसके लाइमलाइट नहीं आए थे क्योंकि ये जो निर्माण मंत्री होता है वही इसका होता है। और उस समय रेलवे में क्योंकि प्लेटफॉर्म बदला था, 2013 की बात कर रहा हूं, तो 36 लोग मरे थे। टेक्निकली जो मंत्री जी थे या जिला प्रशासन था या प्रादेशिक प्रदेश का जो प्रशासन था, उसका रेलवे स्टेशन के अंदर आपको पता है कोई लेना देना नहीं। रेलवे स्टेशन के अंदर रेलवे की चलती है। लेकिन अगर वो 36 लोग मरे थे तो इन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली थी, अपना इस्तीफा सौंपा था। और एक और चीज मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए कर दूं कि इनको सारे अखाड़े के जो अखाड़े हैं उन्होंने इनका सम्मान किया था आजम खान का, फॉर कंडक्टिंग कुंभ इन अ वेरी एफिशिएंट वे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वो जो 30 की फिगर है वो इसलिए आई है कि उसको 15 घंटे इसमें बनाए गए हैं कि अगर वो 36 था तो 36 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर अगर अमित शाह 104 दिन अगर जेल में थे तो चिदम्बरम को 104 दिन से ज्यादा जेल में रहना ही पड़ेगा। ये जो एक बीजेपी की जिद होती है वो गुड अगली बैड। चिदम्बरम को 110 दिन जो रखा गया था इसलिए रखा गया था कि ये जो अमित शाह है उनसे ज्यादा इनको रख के दिखाना है हमें। ये जो एक बीजेपी की, और ये हम लोग बार बार इसका होता है। अब जरा इस पे आ जाइए कि ये सब जब हो गया, स्टैम्पीड हो गया, आप हर एक घंटे पे आपके पास टाइम था ये अपडेट करने का कि आप 2 करोड़ ने स्नान कर लिया, आप 3 करोड़ ने कर लिया, और उसकी आप मालूम नहीं कौन कौन से नए तरह के वो लगा के आप उसकी काउंटिंग कर रहे थे। यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ टेक्निक, द मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक, एंड यू आर गिविंग द हेड काउंट्स कि अब 3 करोड़, अब 3.25 करोड़। अब लेकिन ये जो 30 लोग मरे, इनको काउंट करने में आपको कितना समय लगा? आपको 15 घंटे लगे। मैं वो सब वीडियोस हैं, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि वो बहुत विभत्स वीडियोस हैं। कूड़े का ढेर, देखिए वहां 2 काम किए गए। जब ये हादसा हो गया तो सबसे पहला काम ये हुआ कि ये सब साफ करो, ये सब साफ करो, क्योंकि जो लोगों ने जो छोड़ के जब भागे हैं और जब स्टैम्पीड हुआ है वहां पे जो फिगर्स आ रही हैं और जो दिखाई, जो वीडियो कहीं कहीं मिल गए हैं, 8-9 ट्रॉली, मतलब जो ट्रैक्टर के पीछे बड़ी ट्रॉली होती है जो ट्रक लोड के बराबर होती है, 8-9 ट्रॉली सामान, मतलब चप्पल, जूता, बैग, खाना, ये सब कचरा वहां से किया गया है। यू विल बी, आपको देख लगेगा कि ये कैसे हो रहा है भाई। और उस कूड़े में से नेहा सिंह राठौर एक बड़ी गायिका है, उनका ट्वीट जाके कोई देख ले। मैं जानबूझ के इसको नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये विभत्स है, देखने से दिक्कत होगी। लेकिन अगर किसी को है, नेहा सिंह राठौर का वो वीडियो देख ले। कचरे में से जिस तरह से लाशें निकाली जा रही हैं कचरे के अंदर से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुंभ को आस्था मानते हैं, धर्म मानते हैं, तो पाप, और उसमें आपको पुण्य नहीं मिला, आपको केवल और केवल पाप मिला है। दूसरी एक बात कहें कि ये जो इसको हश करना इसलिए था क्योंकि इसके ऊपर दिल्ली इलेक्शन टिका हुआ था, इसके ऊपर मिल्कीपुर इलेक्शन टिका हुआ था, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी टिका हुआ था। ये सारी चीजें इससे थी, तो 15 घंटा उसमें लिया गया है। दूसरा, एक नई हर चीज में शुरू हो जाती है, तुरंत एक शाम तक एक जांच आयोग बन गया, कोई उसके अध्यक्ष हो गए, कोई वो जो जिस तरह से होता है कि एक जज साहब को पकड़ा गया, किनको पकड़ा गया, और लोग हो गए। और उन्होंने अब ये कल से कह ही दिया कि नहीं, हम साजिश वाले एंगल को भी हम एंगल से भी हम बात कर रहे हैं। इसमें साजिश थी, और साजिश के तार बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में थे। तुम्हारे पास 7,500 करोड़ रुपया, पूरी प्रदेश की पुलिस, पूरा सब होने के बाद पाकिस्तान में बैठ के अगर तुम्हारे यहां कोई कर रहा है तो ये तो इसी पे इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सब लोग इतने निकम्मे हो। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, ये जो बुला बुला के आओ आओ आओ, ये कोई मतलब बस में आप बिठा रहे हैं क्या? ये केवल ये हो रहा था आइए आइए आइए, हर जगह आइए आइए। और मैंने कल वो वीडियो किया, जो पूरा जो क्षेत्र है जहां पे बेसिकली संगम कहलाता है और जहां पे लोग जाके स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं,
वो पूरे क्षेत्र को दो में, मतलब अगर मान लियो 10 मीटर है तो उसको 5 मीटर दो में उसको डिवाइड कर दिया गया। एक बिल्कुल, एक आपको लगेगा कि वो जिसको कहते हैं ना कि बढ़िया सड़क, बढ़िया, वो कोई खाली, वो वीआईपी लोगों के लिए है। और एक में एक के ऊपर एक लोग चढ़े जा रहे हैं। ये फोटोज लगी हुई हैं, वन कैन सी दिस। तो आपने खुद ही वीआईपी कल्चर को किया। ये बहुत भोंडापन लग रहा था। और मुझे, मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि जो इसको देख रहा है, अमित शाह वहां जाते हैं अपने बेटे सबको लेके, और उनको हमारे जो धर्म गुरु हैं, जिनके सामने जाके हम शीश नवाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनको, वो लोग उनको नहला रहे थे। मैं गांव से, मेरा ताल्लुक है, गांव में कहार या नाव मुझे नहलाता है। अगर इस तरह की जो जो बड़े लोगों का ये जो है, गांव में धर्माचार्य आके नहीं नहलाते हैं, जिनका आप पैर पूछते हैं, जिनको आप, जिनके आगे नतमस्तक होते हैं। ये कौन सा का धर्म का वो उपयोग हो रहा था, जहां पे धर्माचार्य, जिनको हम और आप हैं, वो इनको नहला रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे क्या क्या नहलाया जा रहा है। और दूसरी बात, जिस तरह की वो फोटो थी उसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा है कि वो अर्धनग्न लोगों की फोटो, और पूरी कैबिनेट मुस्कुराती हुई खड़ी हुई है, दांत चियारे। ये बिल्कुल माखौल है। और मुझे उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि हिंदू धर्म का माखौल इन लोग उड़ा रहे हैं। दे आर, मतलब ये हिंदू धर्म के माहौल की बात है। मैं बस लास्ट बात कह के इसको खत्म कर रहा हूं। मैंने उस दिन भी अपील की थी, मैंने कल एक अलग से वीडियो बनाया जो नहीं चलने दिया गया। मैं फिर अपील कर रहा हूं, जो कि आप लोग, सब लोगों से आग्रह यह है, जो भी इसको देखे, मोदी जी से हाथ जोड़े कि मोदी जी कृपया कल मत आइए। ये धनखड़ जी गए थे 2 दिन पहले, धनखड़ जी ने 4 तो कैमरामैन पानी में उतरवा दिए थे, और 4-6 ऊपर। मतलब ये जो बीमारी लग गई है ना कैमरा लेके चल, मतलब धनखड़ जी नहा रहे हैं, इसको एक 8 लोग कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। तो अगर 8 यहां तो 80 कल हो जाएंगे। तो मेरा सिर्फ आग्रह यह है, और अगर आप लोग भी अपने उससे सिर्फ आग्रह करिए प्राइम मिनिस्टर से कि भाई प्रधानमंत्री जी आप नहीं आएंगे तो आपके वोट बढ़ जाएंगे, लोगों को लगेगा कि आप में संवेदना बाकी है, आपका दिल्ली इलेक्शन में वोट बढ़ेगा। और जहां तक रही बात कि दिन भर आपका चेहरा दिखाई देता रहे दिल्ली इलेक्शन के समय, हरियाणा में कुछ इवेंट कर लीजिए ना, वो 2 हरियाणा में सरकार है, फटाफट इवेंट करिए और वहां दिन भर घूमिए और अपना चेहरा, वो अच्छा मीडिया वालों के लिए भी आसान होगा हरियाणा में जाके कवर करना। तो अजय, मतलब ये बहुत दुखदाई है, और पूरी तरह से इसमें प्रशासन और बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। जी जी आनंद, ये है बहुत दुखदाई। हमारी तरफ से जितने भी परिवार इसमें अफेक्ट हुए हैं, एटलीस्ट एक श्रद्धांजलि तो बनती है। हालांकि पार्लियामेंट में अभी तक ये हुआ नहीं है, किसी को भी श्रद्धांजलि दी नहीं गई। मैं अब दूसरे विषय पर आता हूं, बजट पर, जिसपे मोदी जी फिर से चुप बैठे हुए हैं कि गरीबों को क्या राहत दी गई। मैंने कल एक एपिसोड किया था और काफी उसमें गालियां भी पड़ी कि आपको जब मिल जाता है तब आप खुश नहीं होते, नहीं मिलता नहीं खुश होते। बात मैं टैक्स की कर ही नहीं रहा हूं कि टैक्स कितना कम हुआ, बात थी राहत देने की गरीब लोगों को जो महंगाई से जूझ रहे हैं। जब परसों हमने प्रोग्राम किया था तो मैं ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि किस तरह से हमारी सरकार झूठ इस बजट में पेडल कर रही है, कि हर चीज जो बजट में आई है उसके पीछे सब गलत आंकड़े हैं या आपको मिसलीड किया जा रहा है। आपने उस दिन एक पूछा था कि टॉयज में हम कहाँ पे हैं, किस नंबर पे हैं, तो वो मैं उस दिन डेटा नहीं था, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो ये जो निर्मला सीतारामन ने कही है कि बजट में हम अब दुनिया में एक, इंडिया को एक ग्लोबल टॉय हब बनाने जा रहे हैं, उसके डिटेल्स जब मैंने निकाले तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख लीजिए आज हम कहाँ पर हैं टॉय मार्केट में। हम दुनिया के टोटल टॉय मार्केट में 1% भी नहीं है। और अगर एक्सपोर्ट्स हम लें टॉय का, हिंदुस्तान से जो होता है एक्सपोर्ट मार्केट जो दुनिया में, उसमें 0.08% है। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी मेरे को कि आप सडनली उठ के बोल रहे हैं कि दुनिया में हम टॉयज बनाएंगे। और जब थोड़ा मैंने और देखा तो ये भी एक स्लाइड निकल के आई कि अब मुकेश अंबानी जी रिलायंस रिटेल और सर्कल ई रिटेल, कोई हरियाणा बेस्ड कंपनी है, वहां पे ये जाके अब टॉय मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो जब ये 2 चीजें 1+1 जोड़ा तो समझ आ गई कि ये क्या क्या खेल चल रहा है कि अब मुकेश अंबानी जी खिलौने बना के
दुनिया में बेचने जा रहे हैं। और इनके पास एक दो कंपनी जिन्होंने बाहर खरीदी ली थी, वो हैमलेस यूके का इन्होंने पहले से ही खरीद रखा है। और लास्ट में इस बजट के बारे में एक और मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये ग्राफ है कि किस वर्ग को कितना फायदा होगा। 30 लाख वाले को लगभग 16,000 प्रति महीना इतना टैक्स की बचत होगी। और अगर आप बैंक में जाके देखें तो 12 लाख तक वाले को क्योंकि वो स्लैब चेंज हो गई है, वो 6,800 इस रेंज में है। जितना आप ज्यादा कमा रहे हैं उतना आपको टैक्स में फायदा हो रहा है इसमें। मेरा ये प्रश्न था कि जो गरीब थे, जो जिन्हें राहत चाहिए थी, जो 7 लाख से कम कमा रहे हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने इस बजट में कुछ नहीं किया है और ये मिडिल क्लास चिल्ला रहे हैं। तो एक आपका ओवरऑल व्यू बजट में, और विद स्पेसिफिकली जो पूरे सेक्शन है उसे कहाँ भूल गए हम लोग? आनंद। अजय, मैं मतलब दो तीन चीजें, इसलिए बजट का फोकस फिर वही चुनाव है। मुझे जो जिस बात का बार बार अफसोस होता है कि आप बिल्कुल बजट बनाइए, आपके हिसाब से एक पॉलिसी हो, लॉन्ग टर्म हो, लेकिन आप केवल चुनाव को मद्देनजर ध्यान रखते हुए आपका हर वो बनता है, तो वो आप कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं देश का। ये बजट बना है दिल्ली चुनाव के हिसाब से, वो मिडिल क्लास मिडिल क्लास मिडिल क्लास, क्योंकि दिल्ली का मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस देश का, लेकिन दिल्ली का मिडिल क्लास डिसाइसिव होगा इस इलेक्शन में। दो चीजें हुई थी, अगर आपको याद हो, वो जो नया वेतन आयोग की बात हो गई कि नया वेतन आयोग आ रहा है, तो उससे उनको लगता है कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा वर्ग उससे प्रभावित होगा। और अब ये इनकम टैक्स की लेके बात कर रहे हैं। मतलब ये कभी कभी मुझे लगता है कि ये बेईमानी भारत में, मोटे तौर पे मैं बता दूं, ये जो फिगर्स हैं वो एस्टिमेटेड ये है कि 9 करोड़ लोग करीब टैक्स देते हैं, जिसमें 6 करोड़ लोगों का जीरो टैक्स है, 3 करोड़ रुपए कुछ कुछ टैक्स देते हैं, और उस 3 करोड़ में ही ये है। और अगर ये जो 12 लाख के ऊपर वाला फिगर कर लेंगे, तो जैसा आपने उसको बहुत क्लियर कर दिया कि मोर यू अर्न इन दिस कंट्री द बेटर यू आर। आपको सरकार उतनी ही सहूलियत ज्यादा देती है, जितना आप ज्यादा कमाएंगे उतनी ज्यादा सहूलियत आपको मिलेगी। आनंद, 96 लाख टैक्स पेयर्स हैं जो 12 लाख जिनकी इनकम है, ये भी डेटा मैंने निकाला था। जी जी। तो अब आपने खुद ही कहा, मोटे तौर पे उसको 1 करोड़ मान लीजिए, तो 1 करोड़ लोगों तक वो है। अब उसका उन्होंने दूसरा एक और फिगर दी है। देखिए, सारी चीजें थोड़ा समझने की जरूरत है। भारत का जो टोटल टैक्स जो जिससे देश चलता है, वो किससे देश चलता है? देश चलता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और कर्जा। इन 3 चीजों से देश चलता है। मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। मैं इंटरेस्ट और वो कहीं कहीं कुछ है, कुछ इंटरेस्ट आता है, कुछ वो, लेकिन वो मतलब वो दशमलव में है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे। तो मोटे तौर पे भारत मतलब देश चलता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और कर्जा। कर्जा हम बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल हमारा टैक्स बर्डन बढ़ता जा रहा है। टैक्स बर्डन बढ़ने का मतलब कि हमें जो पैसा जो हम खर्च करते हैं उसमें, आप खर्चे भी मोटे तौर पे मैं बता दूं, खर्चे भाई एक कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं जो आप अभी पैसा लगाते हैं और उसका कोई लॉन्ग टर्म उसके वो होते हैं, वो कोई वो नहीं। एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, तनख्वाह देना है, रख रखाव करना, उसका रेवेन्यू एक्सपेंस। और तीसरा जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, जो आप ब्याज देते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तमाम कहानियां आपने पढ़ी थी, कफन से लेके कौन कौन सी कहानियां नहीं पढ़ी हैं। भारत आज उस डेट ट्रैप में रोज फंसता जा रहा है, रोज आप और फंसते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, क्योंकि आपका अब लोग कहें, अब मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लोग इसको इस पे भी ट्रोलेंगे होगी, यार वो डेवलपिंग इकोनॉमी में कर्जा लेना जरूरी है। हम और आप के लिए कहा जाता है कि आप कर्जा लेके जो कार हम लोग खरीदते हैं, हम लोग कितने खुश रहते हैं, हर एक के सामने झूठ बोलते हैं कि हाँ टेकन न्यू कार। औकात नहीं बताते हैं कि हमारी औकात नहीं थी नई कार लेने की, हमने नई कार ले ली। तो मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड कि जो बजट है उसके लिए देश के 135-40 करोड़ लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, डोंट एग्जिस्ट। अब दूसरी बात जो मैं जिसको रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर टैक्स की कुछ रियायत दिए हैं तो आपका टैक्स उतने लोगों से जो आना था वो नहीं आएगा, जिसको एस्टिमेटेड 1 लाख करोड़ से ऊपर बोला जा रहा है। मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। तो अगर 1 लाख से ऊपर आपके पास टैक्स नहीं आ रहा है,
मतलब आमदनी ये नहीं हो रही है, आपके पास ये नहीं है, तो आप कहीं से तो इसको लाएंगे। तो आपके पास क्या है, या तो इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे या कर्जा बढ़ाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? वो व्यक्ति जो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज लेके जिंदा है, तो आप उनकी चमड़ी और छीलने जा रहे हैं। आप इनको तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हारा बड़ा बढ़िया है, हमने 12 लाख तक। इस देश में हमारे और आपके जानने वालों में, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले, हम टोटल की बात कर रहे हैं, जो आपके घर में जो काम करता है उससे लेके आपके 12 लोग कमाने वाले कितने लोग हैं? आप अगर 20 लोग, अपने आप ही इसका आंसर दर्शकों को देने दीजिए। मैं इस बात को इसलिए अजय कह रहा हूं कि कोई डायरेक्शन होता, कोई डायरेक्शन। अब बिहार में इलेक्शन है तो बिहार में मखाना बोर्ड, मिथिलांचल, वो वेस्ट कोसी कोसी क्या क्या प्रोजेक्ट उन्होंने उसमें बता दिए। बिल्कुल बिहार में जरूरत है, लेकिन बिहार की जरूरत के साथ साथ मणिपुर में भी कुछ जरूरत है, जम्मू कश्मीर में भी कुछ जरूरत है, नॉर्थ ईस्ट में भी। आप उसके लिए आपके लिए बिहार के अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि आप जिस चीज से मुंह मोड़ रहे हैं, वो आप पुरानी जो आपकी स्कीम है आप उस पर बिल्कुल चुप हैं। मैं, क्योंकि समय का अभाव रहता है इसलिए मैं इसको बहुत संक्षेप में बता दूं। आपने जैसे स्मार्ट सिटी बनाई थी, आप उस दिन अजय बहुत ठीक से समझाए थे, मुझे लगता है कि उसके लिए आप एक अलग से एपिसोड कर दीजिएगा, जो एयरपोर्ट को ये बार बार करते हैं, और हवाई जहाज में कितना हर आदमी अब हवाई जहाज में घूम रहा है, उसका सपना था हवाई जहाज में घूमने का। हम तो घूमते थे, अब हमारा सपना होता जा रहा है हवाई जहाज में चढ़ना। ये भी मैं बता दूं। मेरा कहना है कि जैसे जब ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं अजय, तो आपने कोई लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड दिया कि 100 स्मार्ट सिटी कहां खड़ी है, कितना खर्च हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा, उससे कितना ईज ऑफ लिविंग इन अ सिटी, स्मार्ट सिटी आपके लिए हुआ, हमारे और आपके लिए क्या अब घर से ऑफिस जाना ज्यादा आसान हो गया या बाहर निकलना ज्यादा आसान है? मतलब मैं बहुत सी बातों को उसमें रख रहा हूं, वो नहीं है। आपने फिर से 1 लाख करोड़ वहां पे कर दिए। और अंतिम बात, आपने जो हमारे बहुत कोर्स जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, मतलब ये 8-10 ऐसी स्कीम्स हैं जो आपने क्या किया। आपने पिछला बजट 2024-25 का था, उसमें आपका जो बजट एस्टिमेट था, इन 6-8 सेक्टर की बात कर रहा हूं, जिससे इस देश का 140 करोड़ वो वर्ग प्रभावित होता है जिसके पास, जो गरीब है। और अगर गरीब की दृष्टि से तो 125 करोड़ तो और गरीब है, और वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपने उसमें जो आपने बजटेड एलोकेशन किया था, एस्टिमेट था, आपके अपने उससे आपका जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसका रिवाइज एस्टिमेट आपने कम कर दिया। आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं रहे हैं, जो भी है, लेकिन खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही एक आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये 1-2 लाख लोगों को आप बेवकूफ, करोड़ 2 करोड़ लोगों को आप बेवकूफ बना के, क्योंकि इनके पास ताकत है, मैं कंट्रोल करता हूं तो मैं बहुत खुश होकर ताली बजाऊंगा, लेकिन मेरा जो घर का ऑफिस का चपरासी है, घर की मेड है, जो बर्तन धोने वाली है, जो धोबी है, उनकी और जिसको कहते हैं ना, उनकी और विपत्ति आएगी, चमड़ी छिल जाएगी, तो मुझे क्या है, मेरा तो 16,000 रुपए महीना बच गया ना, मैं इसी में खुश रहूंगा। ये एक आप शासक वर्ग और एक शासित वर्ग को साफ साफ कर रहे हैं। इनइक्वालिटी इस बजट के बाद उसकी रफ्तार और तेज हो जाएगी। अजय जी आनंद, अब मैं आज का तीसरा जो विषय था, कल राहुल गांधी की स्पीच हुई थी पार्लियामेंट में, हम सब ने देखी थी। राहुल गांधी बोलते रहे, मोदी जी चुप बैठे रहे, और बीच बीच में मेरे को ऐसा लगा जैसे कोर्ट जेस्टर्स होते थे पुराने जमाने में, कि हर नोबलमैन के यहाँ या राजा के यहाँ एक मदारी टाइप का मजाकिया आदमी होता था। ये किरण रिजिजू बीच बीच में उछल के और कुछ बगैर सर पैर की बात वो चीखते रहे, और उनको राहुल गांधी टोटली नेग्लेक्ट करते रहे। तो खैर, वो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्पीच राहुल गांधी ने दी थी वो मेरे हिसाब से बहुत ही प्रोफाउंड स्पीच थी, और मेरे को नहीं लगता है कि बीजेपी में एक भी व्यक्ति उस स्पीच को समझ पाया था। और जैसा जी कि उनका रिएक्शन भी आया है सोशल मीडिया पर, वो उल-जलूल बातें कर रहे हैं। आपने शाम को तक मोदी जी का कमेंट सुन ही लिया था कि 12 लाख नेहरू के ज़माने में जब मिलते थे तो टैक्स वगैरह-वगैरह। मतलब टोटली ऑफ द कफ। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हुआ है, क्या राहुल जी गांधी बोल गए। तो थोड़ा-सा जी राहुल गांधी की स्पीच पर
उसका इफेक्ट बीजेपी पर, और मोदी जी इतने चुप क्यों बैठे हुए हैं तब से? आनंद। दो तीन चीजें मैं कर दूं। एक और स्पीच कल बहुत अच्छी थी, लेकिन चूंकि राहुल गांधी की लाइमलाइट में हो गई, वो खड़गे जी की स्पीच ऑन इन द राज्यसभा। खड़गे जी की जो दर्शक हैं अलग से उसको सुन लें, और मतलब बहुत ही सारगर्भित स्पीच, लेकिन चूंकि राहुल गांधी की स्पीच आ गई थी तो वो बैकग्राउंड में चली गई। मैं तीन चार चीजों पे बोलूं, मतलब मैं जैसे मैंने देखा राहुल गांधी कंटेंट, मतलब राहुल गांधी का कंटेंट हर बार बेहतर होता जा रहा है। एवरी टाइम यू लिसन टू हिम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सब लोगों उम्र में उनसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा है, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़ते लिखते ज्यादा हैं, लेकिन हर एक बार जब राहुल गांधी बोलते हैं तो आपको भी कुछ नया सीखने को मिलता है। आई ऑल्सो, भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं कि उनकी स्पीच से मुझे कुछ नई चीज मिलती है उस पर्सपेक्टिव से देखने की। ये मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं। और कल वाली स्पीच 43 मिनट की स्पीच में कंटेंट जबरदस्त। हो सकता है उनकी जो डिलीवरी ऑफ स्पीच हो वो मोदी जी की बहुत अच्छी हो, उनका ये जो मैनरिज्म हो वो बहुत अच्छा हो, इसमें हो सकता है, लेकिन कंटेंट के मामले में मतलब राहुल गांधी के आसपास बीजेपी का तो 1 से लेके 100 नंबर तक कोई नहीं है। आई एम टॉकिंग ऑफ द कंटेंट, कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन में कुछ लोग हैं जो कंटेंट के मामले में अच्छा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट व्हाट राहुल गांधी इज, जो पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया। दूसरा जो आपने कहा ना कि ये बीजेपी के लोग, मुझे कभी कभी ये लगा, मैं कल मुझे ऐसा लगा था कि वो अंग्रेजी में जब बोलते हैं तो आई हैव नो, मतलब ये मेरा समझ है, वो शायद जानबूझ के अंग्रेजी में बोलते हैं कि ये सब बैठे हुए इनको समझ में तो आएगा नहीं, हिंदी में बोलेंगे तो ये सब ज्यादा उछलेंगे। और राहुल गांधी का शायद हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी पे पकड़ है। और ये अजय आपका और मेरा भी, हम लोग सार्वजनिक रूप से इसको भी मैं स्वीकार करता हूं कि मैं जितनी तेज टाइप अंग्रेजी में कर लेता हूं उतना मैं हिंदी में उतना तेज टाइप नहीं कर लेता हूं। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि रोज सुबह मैं हिंदी का अखबार नहीं पढ़ा हूं पिछले 15-20 साल से। मैंने हिंदी अखबार का संपादन किया है, लेकिन पढ़ता मैं अंग्रेजी अखबार हूं। मैं अगर अगर एक साल में मान लीजिए 30 किताबें पढ़ता हूं तो उसमें 25 किताबें अंग्रेजी की होती हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजी में राहुल गांधी जब बोल रहे हैं तो दो एडवांटेज हो रही है। एक तो उनका शायद वो जो अंग्रेजी में उनका थॉट प्रोसेस, शायद जो चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या बोले, क्योंकि अब चक्कर क्या है ना कि जैसे उन्होंने खटाखट 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 बोल दिया था, वो चल तो गया, लेकिन खटाखट 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 बहुत परिष्कृत हिंदी में बहुत अच्छा शब्द नहीं है। नो, when he talks in English, he's not short of words. शब्दों की उनको कमी नहीं रहती, वो फ्लो में रहते हैं। और एक शायद जो आज मैंने कहीं किसी का ये रिमार्क है, जो मेरा ये नहीं है, उसका कहना ये है कि एक और एडवांटेज ये रहती है कि बीजेपी वालों को समझ ही नहीं आता, तो सिर के ऊपर से जब निकल जाता है। इफ यू रिमेंबर, और टीएमसी के एक सांसद थे बहुत सीनियर, मैं नाम अभी भूल रहा हूं, नॉट कल्याण बनर्जी, दी अदर वन, उन्होंने एक दिन जब मोदी जी और ये अमित शाह और राजनाथ सिंह और ओम बिरला थे, उन्होंने ऑन द हाउस में कहा खड़े होके कि दिक्कत आप लोगों की ये है कि आप लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, बोलना तो दूर है समझ में भी नहीं आती है। तो इस तरह का भाषा, तो एक अच्छा ये है कि उससे शायद राहुल गांधी की हैकलिंग कम होती है, तो इट्स स्ट्रैटेजी के हिसाब से ठीक है। दूसरा जो किरण रिजिजू जी कल ये कर रहे थे वो वही है कि कौन जितनी ज्यादा गाली देगा उसको, लेकिन रिजिजू को याद रखना चाहिए कि मोदी जी या बीजेपी में स्मृति ईरानी गाली मास्टर थी, नंबर 1 पे सबसे ज्यादा वही चीखती चिल्लाती थी गांधी परिवार पे, आज एडजस्ट नहीं की गई हैं। तो रिजिजू जी, आप ये अगर आपको कहीं से लग रहा हो कि आप स्मृति ईरानी से ज्यादा खास नहीं हो सकते हैं, तो अगर आपको हो रहा हो ना कि आप जो कल हरकत कर रहे थे उससे आपका कोई आपकी बढ़ोतरी होगी या पदोन्नति होगी, वो नहीं। अनुराग ठाकुर की पदोन्नति जो आपको लगता है कि गाली देने की वजह से हुई थी, गाली देने की वजह से नहीं हुई थी। अनुराग ठाकुर युवराज के अभिभावक हैं, इसलिए उनका जो इंक्रीमेंट मिला था, उनको स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि वो युवराज की देखभाल करते हैं और युवराज को प्रमोट करने के लिए किया गया था। बहुत से लोग कहने कि गाली देने की वजह से, गाली देना उनका टूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मतलब मैं ये सारी बातें मैं कह रहा हूं, वो उनको यूज करते हैं, लेकिन जब उनका काम समाप्त हो जाता है तो यूज एंड थ्रो वाला है।
राहुल गांधी की स्पीच के जो पक्ष, मैं दो चीजों पे कह दूं, राहुल गांधी ने दो चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से देश के सामने रखा। उन्होंने एक तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन के भेद को बहुत स्पष्ट किया, करेक्ट, और उन्होंने इस भेद को भी स्पष्ट किया कि ये जो कंपनीज अंबानी अडानी हैं, ये बेसिकली कंजम्पशन को करते हैं, प्रोडक्शन को नहीं करते हैं। और दुनिया में उन्होंने दूसरा ये कहा कि आज जो बड़ा, जैसे एआई की बात उन्होंने जब कही, तो उन्होंने कहा एआई का कंजम्पशन एंड जो है वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, प्रोडक्शन एंड जो है वो चाइना कंट्रोल कर रहा है, और हम पीछे रह गए। और इस देश की समस्याओं के लिए उन्होंने इनसे कहा कि भाई आपका क्या विजन है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो आपसे जरा सुनना चाहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से प्रोडक्शन को छोड़ के, बिना प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन किए, बेवकूफ बनाने वाले नहीं, मेड इन इंडिया बेवकूफी वाला काम है। कि हम, उन्होंने कहा साफ साफ कि हम मोबाइल बना रहे हैं, अरे मोबाइल असेंबल कर रहे हो। मैं कल रात किसी एक मर्चेंट बैंकर के साथ बैठा हुआ था, उसने कहा कि नहीं ऐसे हुआ कि कौन सा शेयर, वो शेयर की बात कर रहा था, उन्होंने सर महिंद्रा ले ली, बहुत अच्छा। हमने कहा क्यों? अरे सर उन्होंने कभी नहीं वो किया, पूरा इंजन यही सब बना रहे हैं। हमने इंजन बना रहे हैं? हिंदुस्तान में कौन इंजन बनाता है? आप मतलब असेंबल कर रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वो असेंबली और प्रोडक्शन को ये लोग मिक्सअप करते हैं। तो वो राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा। और जो मुझे लगता है, जो एक उन्होंने एक खतरे का आभास बार बार किया है, ये उसको सुनना चाहे ना सुनना चाहे, लेकिन देश का आम नागरिक समझ रहा है, वो चीन के खतरे को किया कि चीन है। और उन्होंने एक ये भी आगाह किया कि अमेरिका से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, अमेरिका की मजबूरी है कि वो हमारे साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करे। अमेरिका की मजबूरी है कि उसने हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि अगर अमेरिका को चीन के साथ अपने वर्चस्व की लड़ाई में आगे एक स्टेप आगे रहना है, तो उसके लिए हम उसकी मजबूरी है। तो खैर, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की स्पीच कल वाज वेरी वेरी गुड। और अब राहुल गांधी भी उस स्टेज में आ गए हैं जब लोग सुनने के लिए उनको वो करेंगे, कंटेंट वाइज वेरी गुड। अजय जी आनंद, आज का समय बस इतना ही है। बातें तो और बहुत थी, अमेरिका के बारे में भी था, लेकिन फिर अगले हफ्ते बात करेंगे। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू अजय।